हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर आपका 4 है। 3 चैप्टर हो चुके हैं क्योंकि ये जो क्लास चल रही है, ये थ्योरी जो हो रही है, ये क्लास 7 की हिस्ट्री चल रही है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि 6 की हिस्ट्री हो चुकी है प्रॉपर तरीके से। उसमें 10 चैप्टर थे, 10 चैप्टर मैंने अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं और उसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप लोग जरूर उसको ज्वाइन करिएगा। जितने भी कैंडिडेट या जितने भी स्टूडेंट अभी मतलब क्लास 6 की हिस्ट्री नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, वो जरूर ज्वाइन करिएगा। ये जो क्लासेस चल रही हैं, ये क्लास 7 की हिस्ट्री चल रही है, चैप्टर नंबर 4 है। ये क्लास आपको डेली 5 बजे मिलती है। तो इसको जो बीपीएससी के जितने भी स्टूडेंट है, बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी बीपीएससी टीआरई 3 एंड टीआरई 4, वो भी ये क्लास ज्वाइन करिएगा क्योंकि आप में एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी फॉलो करता है। तो आपको जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी से मिलने वाले हैं। तो आपको 5 बजे वाली भी क्लास ज्वाइन करनी है एंड आपको 2 बजे वाली भी क्लास ज्वाइन करनी है। बाकी सेटेड वालों के लिए सिर्फ 5 बजे वाली ही क्लास करनी है, पेपर 2, क्योंकि इसमें हम लोग सोशल साइंस कवर कर रहे हैं 6 to 8 की। और वहीं पे आपका जो है 3 बजे क्लास मिलती है, वो उसमें हम सीडीपी, उसमें आज का जो टॉपिक रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। 30 क्वेश्चन है पूरे के पूरे, उसमें मैंने 50 ही क्वेश्चन करवा पाए हैं क्योंकि काफ़ी एक्सप्लेन करना पड़ता है सीडीपी में। जो आपको कल वीडियो मिलेगी उसमें 15 क्वेश्चन और होंगे। कुल मिला के जो उसमें क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन है। और 30 क्वेश्चन यकीन मानिए आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो टॉपिक है वो पूरा अपने में 5 नंबर का है और वहां से क्वेश्चन हर बार आता है सीडीपी में। तो वो नंबर आपके वहां से पक्के हो जाएंगे। तो 3 बजे की जो आज की क्लास है उसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आपको यहीं से मेरे चैनल पे मिल जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पीरियड्स के क्वेश्चन लिए गए हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहें। बाकी टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी अपडेट यहाँ से दी जाती है, तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर का जो नाम है, मतलब 16वीं सदी से लेकर के आपको 17वीं सदी के बारे में इसमें बात कही गई है कि क्या क्या परिवर्तन हुए इसके दौरान। तो स्टार्ट करते हैं। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विभिन्नताएं हों, शासन कर पाना अत्यधिक कठिन कार्य था। देखिए, अगर एक जगह पे एक ही प्रकार के लोग हैं तो वहां पे मैनेज करना आसान हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में लोग हों और फिर सबकी जो संस्कृति थी, ठीक है, सबकी अलग अलग थी, जो धर्म मानते थे वो सब अलग अलग मानते, तो काफी विविधता पाई जा रही थी। तो ऐसे लोगों पे शासन करना काफी कठिन हो रहा था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। यानी 16वीं सदी से शुरू किया इन्होंने, दिल्ली और आगरा से अपना राज्य करना शुरू किया। 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिक रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूत न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो जो आपका लाल किला है वो आपका दिल्ली में, वहीं से संबोधित किया जाता है। आगे चलते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ये बना हुआ है। आगे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं मुगल कौन थे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था। तो यानी जो मुगल थे वो 2 शासक के वंश थे। माता की ओर से वो मंगोल थे और वहीं पे मतलब मंगोल तथा चंगेज खान के 2 खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो मुगल थे वो माता की ओर से मंगोल वंश के थे और पिता की ओर से तैमूर वंश के थे। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आपके
अभी जो आपका जनवरी में एग्जाम हुआ था 21 जनवरी को, वहां क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, यानी वो थे जरूर बट अपने आप को मुगल या मंगोल कहवान मतलब उनको पसंद नहीं था कि लोग उनको कहें। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यह स्मृतियां मुगलों के प्रति योगियों उजबेरों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंश होने पर गर्व का अनुभव करते थे, इसीलिए क्योंकि उनके इन महान पूर्वजों ने सन 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। यानी जो इनके पूर्वज लोग थे उन्होंने सन 1398 में ही दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, तो इसी बात का ये लोग गर्व महसूस करते थे। आगे चलते हैं। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया है। तो मतलब मुगल के जितने भी शासक रहे हैं उन्होंने जो चित्र बनवाया तैमूर के साथ बनवाया है। आगे चलते हैं। मुगल सैयक अभियान, जो अभियान चला इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्रथम मुगल शासक बाबर ने जब 1494 में फरखाना राज्य का अधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उजबेगों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। यानी जब हमला हुआ, आक्रमण हुआ, जब लड़ाई हुई तो उसको अपनी जो पैतृक यानी जो पिता की गद्दी थी उसको छोड़ना पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो दिल्ली और आगरा पर जब कब्जा किया था तो उसने पानीपत का जो मतलब युद्ध हुआ था उसमें इब्राहिम लोदी को हराया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ये मानचित्र बना हुआ है, यहाँ पे आपका काबुल है, ठीक है, ये आपका अजमेर हो गया, ये पानीपत है, ये दिल्ली मथुरा। तो मानचित्र को आप लोग टाइम से टाइम देखते रहिएगा क्योंकि मानचित्र से भी क्वेश्चन बनते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे चलते हैं। उत्तराधिकार का मुगल परंपराएं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, यानी ज्येष्ठाधिकार जो थे उसके नियम में मुगल जो थे विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे सहस्दायाद की मुगल और तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें अधिकार मतलब उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही है, ज्येष्ठाधिकार या सहस्दायाद? तो ये जो आपका था ये मुस्लिम लोगों में होता था और ये जो उत्तराधिकार मतलब ज्येष्ठाधिकारी हम लोग को हिंदुओं में माना जाता था। आगे चलते हैं। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध, यानी मुगल जो थे शासक वो अन्य लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते थे, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मुगलों ने अन्य शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए। उन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार किया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली, क्योंकि पहले जो लोग थे वो जो मुगल लोग थे उनकी सत्ता स्वीकार नहीं करना चाहते थे, वो कर भी नहीं रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जब मुगल काफी शक्तिशाली होते गए तो लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं बचा, तो उन्होंने धीरे धीरे उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया। राजपूत इनका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। यानी जब मुगल काफी शक्तिशाली हो गए तो कुछ लोगों ने तो अपनी पुत्रियों का विवाह भी करवा दिया, लेकिन कुछ लोग वैसे भी थे कि जो उनका विरोध करते थे। आगे चलते हैं। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीर के रूप में वापस कर दी। आगे चलते हैं। पराजित करने पर परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था, क्योंकि संतुलन अगर हमेशा व्यवहार एक जैसा नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे लोगों में परिवर्तन आता है। आगे चलते हैं। मनसबदार जो थे और जागीरदार थे, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं।
जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू शुरू में ज्यादातर जो सरदार थे तुर्की थे, लेकिन अब इन छोटे समूहों के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। यानी जो मुगल लोग थे उनकी जो सेवा करते थे, जो नौकर लोग थे, उनको क्या कहते थे? मनसबदार कहते थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मनसबदार किसे कहते थे, तो जो मुगलों की सेवा करते थे उनको मनसबदार कहा जाता था। आगे चलते हैं। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यानी उनको कोई ना कोई पद दे दिया जाता था, क्योंकि जब उनके नौकरशाह होंगे यानी नौकरी कर रहे होंगे तो उनको कोई ना कोई पद मिलेगा। पर यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। यानी जात जैसी भी होती थी उस हिसाब से आपको पद दिया जाता था। आगे चलते हैं। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभी जात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी। अगर आप उच्च कोटि के हो, यानी आपने अगर उच्च कुल में जन्म लिया तो आपकी प्रतिष्ठा अधिक होती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। आगे चलते हैं। जो सैन्य उत्तराधिकारी मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। यानी जो लोग थे, जिन लोगों को मनसबदारों को उत्तरदायित्व सौंपा जाता था, उनको उन्हीं के अनुसार जो घुड़सवार थे वो रखने पड़ते थे। आगे चलते हैं। मनसबदार अपने सवारों के निरीक्षण के लिए जाते थे और अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। यानी पहले सारा निरीक्षण होता था, देखा जाता था कैसा क्या है, कितने सैनिक हैं, कितने घोड़े हैं, सब कुछ होने के बाद उस हिसाब से वेतन दिया जाता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते हैं। यानी जो उनको मनसबदार लोग थे, उनको वेतन जो मिलता था वो भूमि के रूप में जब पाते थे, जब भूमि एकत्रित करते थे, राजस्व यानी जो कर था उसको एकत्रित करते थे, तो उसी रूप में उनको प्राप्त होता था। उसको क्या कहते थे? जागीर कहते थे। और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। यानी इक्ता लोग जो थे वो भी ऐसे ही कर वसूल करते थे। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न थे, अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यानी सिर्फ वो लोगों से कर वसूल करते थे और ये नहीं था कि उस पर उनका नियंत्रण हो जाता था, वो लाके राजा को सौंप देते थे। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में स्वयरत रहते थे। आगे चलते हैं। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता है ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। यानी जब औरंगजेब का शासनकाल आया तो धीरे धीरे जो स्थिति थी वो उसमें परिवर्तन आया। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि उनकी संख्याएं जो बढ़ चुकी थी। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी होती गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रखने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर लें। अपने शासक काल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यानी जब उनका लास्ट समय आया, जब उनका नियंत्रण जो था वो खत्म होने पे था, तो जो लोगों पे नियंत्रण था वो नहीं कर पा रहे थे। इससे वजह से किसानों को काफी काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब हम लोग चलते हैं जब्त और जमींदार, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मुगलों के आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। यानी मुगलों की जो आमदनी थी, जो कर वसूलते थे लोगों से, वही उनका जो था मेन साधन था, जहां से उनको पैसा मिलता था। यानी आमदनी जो थी वो कर वसूलने का ही एक रास्ता था।
अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया के स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व करते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वो स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। यानी अगर चाहे वो शक्तिशाली सरदार हो या फिर मुगल हो, सभी के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता था, जो है जमींदार, चाहे वो मुखिया भी हो। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया था, जो आपके टोडरमल थे। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे को स्वराज्य मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता है। यानी जो जब्त है, इसको क्या कहते हैं, यानी सभी की जो मतलब फसल थी उसकी एक सूची बनाई गई कि प्रत्येक फसल कैसी है, कितना उत्पादन हो रहा है, उस हिसाब से जो सूची बनाई गई उसी हिसाब से कर लिया जाता था। तो ये जो विधि चल रही थी, जो योजना बनाई गई थी, इसी को जब्त कहते थे। ये आप लोग ध्यान रखना। आगे चलते हैं। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासकीय अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। यानी जो हिसाब के दौरान जितनी अच्छी फसल हुई है उस हिसाब से कर लिया जाता था, तो उसी को जब्त कहते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। आगे चलते हैं। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। यानी जो जमींदार लोग थे इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि जो मुगल लोग थे, अगर उनसे कहते थे मुझे कर वसूल मतलब कर दो, तो प्रशासकों द्वारा जो शोषण किया जाता था उसका विद्रोह यानी उसके प्रति वो आवाज भी उठाते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के अस्तित्व को चुनौती दी। यानी जब 17वीं शताब्दी आई तो जो लोग थे वो मुगल साम्राज्य जो था, जो ये बना रखा था नियम, उसके प्रति उन्होंने आवाज उठाई। आगे चलते हैं। अकबरनामा और आईने अकबरी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि अकबरनामा में किस बारे में बात कही गई और आईने अकबरी में क्या कहा गया। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। तो अबुल फजल ने लिखा था, ये आप लोग ध्यान रखना। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्ष है अकबरनामा। तो अगर पूछा जाए अकबरनामा किसने लिखा है, तो अबुल फजल ने लिखा है। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है। मतलब अकबरनामा जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है। तो अकबर जो नामा है ये 3 जिल्दों में लिखा गया। इसके लेखक जो रहे हैं वो अबुल फजल रहे हैं। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों के बारे में बताया गया है और दूसरी अकबर के शासन काल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द में आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का जो ब्यौरा था वो दिया गया है। तो 3 जिल्द दी गई। पहले में अकबर के जो पूर्वज थे कैसे क्या रहे उनके बारे में बताया गया। दूसरे में जो रहा उनका शासनकाल कैसा रहा उसकी घटनाओं का वर्णन किया गया। और जो तीसरी जिल्द थी उसका नाम जो रखा गया आईने अकबरी रखा गया। उसमें अकबर जो थे प्रशासन कैसे करते थे, कैसे लोग वहाँ की सेना थी, कैसा राजस्व था, कैसी भौगोलिक स्थिति थी, उसके बारे में उसमें दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में आता है। कंफ्यूजन क्रिएट होती है क्योंकि 3 जिल्दों में लिखा गया, ये समझ में नहीं आता पहली जिल्द में किस बारे में बात कही गई है या तीसरी जिल्द में कौन सी बात कही गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तीसरी जिल्द जो थी, यहाँ तक हो गया। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपरा और संस्कृतियों का भी विवरण विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजें, फसलों, पैदावार, कीमतें, मजबूरी और जो आपका था मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण, यानी सब कुछ सारा डिटेल जो है लास्ट वाली जो 3 जिल्द थी तीसरी जिल्द में दिया गया है। आगे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है, इसके पहले भी आया हुआ था, इस बार भी आएगा। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव, ये भी हम लोग देख लेते हैं। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उनसे नूरजहां का खिताब मिला।
नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिसमें एक और स्वयं के किताब उत्तीर्ण किए और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ जो ये सिक्का बनाया गया था उसमें नूरजहां जो थी उनका नाम लिखा गया था। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश है। चौकोर मोहर बताती है उदात और महान महारानी नूरजहां पदशाह बेगम का आदेश है। आगे चलते हैं हम लोग। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप में महारानी चंद्रमा जैसे वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां जो ये यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। आगे चलते हैं। सुल्तान ए कुल, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आपका यहाँ से भी नहीं आएगा। हम लोग 17वीं शताब्दी और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य, इसके बारे में देख लेते हैं। तो आपका जो 17वीं शताब्दी है उसके पश्चात मुगलों का क्या रहा, साम्राज्य कैसा रहा, इसके बारे में है। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्य समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसे कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष तक दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल साम्राज्य और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। यानी जो मुगल लोग थे, जो मनसबदार की आय मिलती थी उसका बहुत बड़ा भाग वो वस्तुओं पर लगा देते थे और जो वेतन देते थे जो सैनिक लोग थे। इन खर्चे में शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग थे। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे, वे ज़्यादा उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। यानी जो ये व्यवस्था चल रही थी इसमें जो अच्छे थे, मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उन्हीं को लाभ मिल पाया। जो गरीब लोग थे उनको इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाई क्योंकि आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती थी। आगे चलते हैं। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्ष में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, यानी जो मुगल साम्राज्य थे उनकी सत्ता जो थी धीरे धीरे घट गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। यानी जो मुगल लोग थे वो शासन कर रहे थे, फिर धीरे धीरे जो थी उनकी सत्ता जो थी वो कम होने लगी, तो जो बाकी लोग थे उनकी सत्ता बढ़ने लगी। इनमें से कुछ वे नए वंश स्थापित किए। हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनैतिक पहचान बना चुके थे। तो ये अब रहा है जो चैप्टर नंबर 4 है, क्योंकि इसमें मुगल के बारे में दिया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका है अकबरनामा से, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, 3 जिल्दों में लिखा गया। पहली जिल्द में जो है अकबर के पूर्वजों के बारे में दिया गया है, दूसरी जिल्द में जो दिया गया अकबर के शासनकाल की घटनाओं के बारे में दिया गया। जो तीसरी जिल्द दी गई है उसमें आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। उसमें जो मतलब मुगल लोग थे उनके शासन में कैसे लोग, फसल कितनी पैदा होती थी, कैसे लोग रहते थे, क्या उनकी संस्कृति, क्या उनकी परंपराएं थी, कैसी उनकी फसलें, कौन सी चीज पे कितनी पैदावार होती थी, तो ये कितनी मतलब
संख्याओं का भी विवरण मिलता है। तो यानी सब कुछ सारा डिटेल जो है आईनी अकबरी में दिया गया है, जो 3 जिल्द है, मतलब तीसरी जिल्द है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये तीनों जिल्दों से कभी कभी पूछ लेता है कि दूसरी जिल्द में किस बारे में बात कही गई है, तीसरी जिल्द में किस बारे में बात कही गई है, और मतलब पहली जिल्द में किस बारे में बात कही गई। और आईनी अकबरी किसने लिखी, तो आईनी अकबरी भी अबुल फजल ने लिखी है। अगर पूछ लिया जाए अकबरनामा, तो अब भी अबुल फजल ने लिखी, क्योंकि आईनी अकबरी जो है अबुल अकबरनामा के ही अंतर्गत आ जाती है। ये तीसरी जिल्द का नाम दिया गया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हर बार आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोग जब भी आप थ्योरी पढ़िए उसके बाद 10 से 15 मिनट निकाल के जो टू द पॉइंट नोट्स जरूर बनाइएगा, यहाँ से आपको काफ़ी समझ में आएगा, लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल जो चैप्टर होगा हम लोग का चैप्टर नंबर 5 होगा, अच्छे से कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, पिछली बार भी आया हुआ था और ये हर बार आपको देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ ही बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी जीके जीएस में एनसीईआरटी भी पूछता है। तो वो लोग भी ये क्लास देख सकते हैं। बाकी साथ ही साथ जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर 2, क्योंकि सोशल साइंस 60 नंबर का आता है, तो मतलब उनके लिए तो है ही है, क्योंकि ये 7 क्लास की हिस्ट्री चल रही है। 6 से लेकर के हम लोग 8th तक एनसीईआरटी कवर करेंगे। तो ये डेली क्लास जो है आपको 5 बजे मिलती है, इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। आपका सीटेट पेपर 2 100% क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये क्लास बीपीएससी वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एनसीईआरटी पूछता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहें, क्योंकि थ्योरी जब तक आप पढ़ोगे नहीं आपका सीटेट क्लियर नहीं हो पाएगा। थ्योरी पढ़नी पड़ेगी तभी आपका पेपर 2 क्लियर हो पाएगा। सीटेट हर बार अपना जो है डाटा देता है कि कितना फॉर्म फिलअप किया गया और कितना रिजल्ट आया। इस बार का जो रहा है डाटा, वो 8% ही लोग पास हुए हैं पेपर 2 में। तो आप समझ सकते हैं कि फॉर्म जो अप्लाई किए जाते हैं 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो सिर्फ 1 लाख। क्या बाकी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? सभी पढ़ाई करते हैं, लेकिन सही दिशा में पढ़ाई नहीं हो पा रही, क्योंकि कुछ लोग तो ऑनलाइन कोचिंग भी कर रहे होंगे, कुछ लोग तो ऑफलाइन कोचिंग, कुछ लोग मॉक टेस्ट खरीद रहे होंगे, कुछ लोग तो बुकों से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लेकिन थ्योरी नहीं पढ़नी है। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक आप सीटेट पेपर 2 क्लियर नहीं कर पाओगे। थ्योरी पढ़ोगे तभी आपका पेपर 2 क्लियर होगा, क्योंकि काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 60 नंबर मायने रखते हैं। अगर इसमें आप कुछ कर ले जाओगे, यानी अगर थ्योरी भी आपने पढ़ ली है तो आप जब 60 नंबर के हैं तो इसमें 30 नंबर तो आप कर ही ले जाओगे, अगर आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ के प्रीवियस के क्वेश्चन लगा लिए हैं, अगर एक ही बार भी। और अगर आपने अच्छे से समझ के पढ़ लिया और फिर आपने नोट्स बना लिए, फिर टाइम से प्रीवियस के क्वेश्चन भी प्रिपरेशन में ला रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छे से, तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे सोशल साइंस में, पेपर 2 भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट कल की वीडियो में, यानी कल क्लास जो होगी, कल हम लोग चैप्टर नंबर 5 कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।